अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुंचाने और पेट्रोलियम लेवी को पहले मार्च में 10 रुपये बढ़ाकर 70 रुपये करने और फिर कल मजीद 8 रुपये बढ़ाकर 78 रुपये करने पर हुकूमत तनकीद की जद में है। हुकूमत का दावा है कि इस पेट्रोलियम लेवी में अचानक इजाफे से जो रकम पूरे मुल्क के अवाम से हासिल होगी वो बलूचिस्तान में तरक्याती कामों में खर्च की जाएगी। मगर हुकूमत के इस दावे पर भी सवाल उठ रहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का बहाना बनाकर पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफा कर रही है, क्योंकि इस माली साल के 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 725 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के बाद हुकूमत पर IMF का दबाव है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करेगी बल्कि टैक्सेस में इजाफा करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर मुसलसल पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर उसे 80 रुपये तक ले जाना मिनी बजट के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है कि इजाफी पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली रकम कराची से खुजदार, कलात, कोयटा, चमन रोड को दो रोया करने में इस्तेमाल की जाएगी ताकि बलूचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कौमी शाहराह की बहाली मोटरवे के मयार पर की जाए। मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। तो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कलात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का म्यार हो। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नजर कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। ये कच्ची कनाल का उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फेज कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम खत्म करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हाईवे के इस प्रोजेक्ट को फंड्स की कमी की वजह से पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि पेट्रोलियम लेवी से हासिल की गई रकम को कुछ कच्ची कैनाल के फेज़ 2 को मुकम्मल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुबह बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। मगर हुकूमत के इस इक़दाम पर तनकीद हो रही है कि अगर फंड्स की कमी बलूचिस्तान में सड़क और कैनाल मंसूबे की तकमील में रुकावट थी तो वफाकी हुकूमत पंजाब में बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी और अखराजात करने के बजाय बलूचिस्तान के इन मंसूबों पर खर्च करती। 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट रखा गया था, इसमें तरजीहाती बुनियादों पर बलूचिस्तान मेन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करती। इसलिए इस वक्त हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पेट्रोलियम लेवी को तकरीबन 80 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर ले जाकर बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का नाम इस्तेमाल कर रही है। मगर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस बात पर कायम है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी को बलूचिस्तान की महरूमियाँ कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका दावा है कि कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतों में कमी के असरात तो गायब हो जाते हैं, मगर असल में सड़कें, स्कूल्स और नौकरियां लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। इस हवाले से आज प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके सामने ये सवालात रखेंगे। मगर पहले बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से बैरिस्टर गौहर खान समेत 6 वकला की मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से वजाहत करने के साथ साथ पार्टी के अंदरूनी झगड़ों पर हिदायत जारी की थी। और अब खबर सामने आई है कि इमरान खान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरवाजा के पार्टी क़यादत के खिलाफ हालिया बयानात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि सियासी जमात को स्कूल के क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। आज अंसार अब्बासी की ये खबर सामने आने से पहले कल हमारे प्रोग्राम में इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने भी कह दिया था कि सलमान अकरवाजा ने जो हालिया ऐलानात किए हैं, इमरान खान उनको मोतबर ख्याल नहीं करते। उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि कमेटी उनसे मिलने वालों को इजाज़त देगी। सलमान अकरवाजा साहब का जो बैरिस्टर गौहर खान साहब के हवाले से बयान था, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। जी बिल्कुल, उन्होंने जो बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल पसंद नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मुनहरिफ फॉर डिसिप्लिनरी कार्रवाई, इसके ऊपर भी खान साहब का ये ख्याल था कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो मुलाकातों के हवाले से है, तो इस पर भी उन्होंने गौहर साहब को और बाकियों को कहा कि वो आप इस पर बिल्कुल ना, इस पर ना जाए। पॉलिटिकल पार्टी जो कोई आता है मिलने तो मोस्ट वेलकम, जिसको इजाज़त मिलती मिले तो सही ना। आप ये कह रहे हैं सलमान अकरवाजा साहब ने जितने ऐलान किए उन सबको इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया। हाँ जी, वो इसको मोतबर ख्याल नहीं करते और उनका ये ख्याल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाना चाहिए। आज उन्होंने इसमें हिदायत दी।
और आज इस मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आई हैं। द न्यूज़ कैरियर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाले सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से तनकीद पर नाराज़गी का इजहार किया है। ज़राए ने बताया है कि मंगल को इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के तवस्सुस से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सलमान अकरम राजा को पहुँचाए। बताया गया है कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को यह पैगाम दिया है कि सियासी जमातों को क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। खबर के मुताबिक इमरान खान ने इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलने के बजाय इत्तिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने अवामी सतह पर इस इक़दाम पर तनकीद की थी और कहा था कि मंजूर नज़र लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी गई। इस बयान पर बैरिस्टर गौहर खान ने नाराज़गी का इज़हार किया था। खबर के मुताबिक मंगल को जेल में मुलाकात के दौरान पार्टी के हसास उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका में मुक़ीम पार्टी रहनुमा और ब्लॉगर के बारे में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान को मशवरा दिया कि उन्हें पार्टी की सियासी और कोर कमेटियों से बाज़ाब्ता तौर पर हटाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। ताहम इमरान खान ने यह हिदायत की कि उन्हें सिर्फ कमेटी के इजलासों में मदऊ न किया जाए। पार्टी के एक अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये पार्टी रहनुमा अपने रवैये पर सीनियर रहनुमाओं में बढ़ते अदम इत्मीनान की वजह से पहले ही कुछ अरसे से इन फोरम से गैर हाजिर हैं। रहनुमा को मालूम है कि उन्हें कमेटियों से हटाने पर गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक मुलाकात में सेनेटर आदम सवाती का मसला भी मुख्तसरन ज़ेर बहस आया। इमरान खान ने यह बात दोहराई कि वो मुल्क की खातिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कभी भी आदम सवाती या किसी और को अपनी तरफ से ज़ाती रिलीफ लेने का इख्तियार नहीं दिया। खबर के मुताबिक अगरचे इमरान खान ने आदम सवाती के ताल्लुकात के बारे में शकूक का इजहार किया, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात के हवाले से उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है, जो पाकिस्तान की बेहतरी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार भी कल होने वाली मुलाकात की तफसीलात सामने ले आए हैं, जिसमें बुशरा बीबी का वकला से दिलचस्प मुकालमा भी शामिल है। शब्बीर डार की ज़राए से खबर के मुताबिक इमरान खान से वकला की मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी भी मौजूद थीं। वकला के आते ही बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा कि किस किस का नाम लिस्ट में शामिल था, तो बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि सिर्फ हमारा नाम फहरिस्त में मौजूद था। इस पर बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी और अली इमरान से पूछा कि आपको किसने अंदर भेजा, हमारे ख़ानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती, आपको कैसे इजाज़त मिल जाती है। ज़राए के मुताबिक जेल अफसर ने बुशरा बीबी को बताया कि वकला की मुलाकात के बाद आपकी फैमिली की मुलाकात है। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने पार्टी क़यादत को आपस के इख्तिलाफ़ात पब्लिक में लाने से रोक दिया और मज़ीद कहा कि फहरिस्त के मुताबिक लोगों को नहीं मिलने देते, लेकिन जिनको इजाज़त मिलती है वो आएँ ताकि राब्ता तो बहाल रहे। खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर राय सलमान की इमरान खान से 20 मिनट अलहदा मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का किसी को नहीं कहा। अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती ने कहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी बैरिस्टर गौहर खान को खुसूसी हिदायत दी हैं, जबकि कल जुमेरात को इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है, जिसके लिए पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 6 अफराद की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, शहजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अहमद बच्चर और जरताज गुल शामिल हैं। लेकिन ये वाज़ेह है कि इमरान खान से सियासी क़यादत की मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं कराई गई है, जबकि पीटीआई दावा भी कर रही है कि कल इमरान खान की बहनों को भी उनसे मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी से पीटीआई के वकला की मुलाकात के हवाले से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे जियो न्यूज़ शब्बीर डार। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार, फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने तो कहा है कि जो आता है वो आने दें, ये कमेटी बताए कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो इमरान खान साहब इस बात से मुतमईन नहीं थे, बट बुशरा बीबी ने बहरहाल सवाल उठाया कि जो लोग जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था वो कैसे आ गए। शाहजहां साहब, इमरान खान से मुलाकातों का जो सिलसिला है, इस पर पार्टी लीडरशिप के दरमियान इख्तिलाफात तो मौजूद हैं। गो कि कुछ दिनों से बयानात सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बरमला इस बात का इजहार किया कि जो इंतजामिया के मंजूर नज़र लोग हैं उनको सिर्फ मुलाकात दी जाती है, मैं किसी को मंजूर नहीं हूँ, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। कल की जो मुलाकात है, इस हवाले से हमारी ज़राए से बात हुई जब बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान सफदर और फैसल चौधरी, 2 दीगर वकला अंदर मुलाकात के लिए गए, तो मुलाकात शुरू होते ही बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा कि किस किस का नाम मुलाकात जो फहरिस्त दी गई थी उसमें शामिल था, जिस पर बैरिस्टर गौहर खान और सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारा नाम फहरिस्त में शामिल था, बाकी 3 लोगों का फहरिस्त में नाम नहीं था। जिस पर बुशरा बीबी काफ़ी बरहम हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ मुलाकात के लिए आते हैं जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होता है,
की जाती है, हालांकि हमारी फैमिलीज को मुलाकात नहीं दी जा रही है, जिस पर जराये का कहना है कि मौके पर मौजूद एक जेल अफसर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी फैमिली की मुलाकात शेड्यूल्ड है, जो वकला की मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मजमूई तौर पर बुशरा बीबी, चाहे पार्टी अमूर हों, चाहे मुलाकातें हों, चाहे दीगर मामलात हों, बुशरा बीबी इन तमाम मामलात से लाताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा जब 3 हफ्ते सलमान अकबर राजा और बैरिस्टर गौहर खान इकट्ठे मिले थे, उसमें भी, उस मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी, जिस मुलाकात में बैसल चौधरी से जिम्मेदारियां वापस ली गई थी, मिशाल यूसुफजई को हटाया गया था। उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकबर राजा पर भी बरहमी का इजहार किया था कि हम अगर जेल में है तो पार्टी बाहर क्या कर रही है, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है, पार्टी एहतजाज क्यों नहीं कर रही है। उसी मुलाकात में जो है आलिया हमजा को जिम्मेदारी दी गई थी एहतजाज के हवाले से, पंजाब में जो सूरत हाल है उसके हवाले से। तो बुशरा बीबी इन तमाम मामलात से लाताल्लुक नहीं है। हालांकि जो वो मुलाकात थी उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की तायद की थी, लिहाजा जो बुशरा बीबी का मुलाकातें हों या पार्टी अमूर हों, उसमें वो लाताल्लुक नहीं। चाहे वो जेल से जब बाहर थी, वो पार्टी की जो इजलास है उनको प्रिजाइड कर रही थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जब वो जेल से बाहर थी, उसमें उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बात की, उन्होंने पार्टी अमूर के हवाले से बात की। तो बुशरा बीबी इन तमाम चीजों से लाताल्लुक नहीं है। वो इमरान खान की मौजूदगी में भी पार्टी लीडरशिप को एक्यूज करती है और उनको बाकायदा तौर पर इस बात का जिम्मेदार ठहराती है कि जो बाहर पार्टी के मामलात है या जो हिकमत अमली है वो नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो कल की मुलाकात है, इसमें जाहिर मुलाकातों में तो रुकावटें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मुलाकातें नहीं हो रही है। मुलाकातें मुसलसल हो रही है, चाहे वो लिस्ट में नाम ना हो या हो। तो उन जो लोग मिलते हैं, इसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का भी अमल दखल है। जो ये सारी कंफ्यूजन है या जो सारा इस्तिराब है, इख्तिलाफात है, इसमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का भी अमल दखल है। क्योंकि आपको याद होगा 3 हफ्ते कबल सलमान अकबर राजा साहब भी मिलते थे, 3 हफ्ते से ही वो नहीं मिल रहे हैं। जब सलमान अकबर राजा मिलते थे तो इमरान खान उनको उनकी बात को इंडोर्स करते थे। बाकायदा उन्होंने कहा कि जो आप पर तनकीद करते हैं, पार्टी पर तनकीद करते हैं, आप उनको 2 टोक जवाब दे दें। और सलमान अकबर राजा के तमाम फैसलों की वो तायीद भी करते थे, उनको इंडोर्स भी करते थे। लेकिन जब से सलमान अकबर राजा साहब को मुलाकात नहीं दी जा रही है, बाकी जो लोग मिलते हैं, कल की मुलाकात कोई ले लें, बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से शिकायत की कि सलमान अकबर राजा जो है पार्टी उमूर या जो भी फैसले हैं उनको पब्लिक में ले आते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान को कहा कि आप उनको मेरा पैगाम पहुंचा दें कि इस तरह मामलात नहीं चल सकते। लेकिन उस पर जराये का कहना है कि बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से कहा कि मैं ये पैगाम उन तक नहीं पहुंचा सकता हूं, आप किसी और को कह दें। उसके बाद इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को ये जिम्मेदारी दी कि आप सलमान अकबर राजा तक ये पैगाम पहुंचाएं कि जो भी इख्तिलाफात है या जो भी मामलात है उनको पब्लिक में ना लाएं। लेकिन जाहिर है जब सलमान अकबर राजा साहब मिलते थे तब इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ और था और उसी वजह से जो फैसल चौधरी की जिम्मेदारियां वापस ली गई। अब चूंकि उनकी मुलाकातें बंद हो गई, कल अलीमा खान भी 6-7 घंटे तक अडियाला जेल के बाहर वेट करती रही, उनको मुलाकात नहीं दी गई। लिहाजा ये जो सारे मामलात हैं, ये इख्तिलाफात तो मौजूद है, डिवीजन भी मौजूद है। मगर बहरहाल ये तो इंतजामिया इस सारी सूरत हाल में किरदार तो अदा कर रही है ना कि किसको मिलने देना है, किसको नहीं देना। पार्टी की मर्जी से नहीं मुलाकातें हो रही है। बहनों को कल भी नहीं मिलने दिया गया। इत्तला तो आ रही है कि शायद आने वाले कल में उनकी को गारंटी दी गई है कि मुलाकात करा दी जाएगी, मगर बहनों को खासतौर पर अलीमा खान साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा है। जी हाँ, अलीमा खान और उनकी जो 2 बहनें, उनको 3-4 हफ्ते से मुलाकात नहीं दी जा रही है। लेकिन कल जब वो 6-7 घंटे एहतजाजन अडियाला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर गोरखपुर का इलाका है, वहां पर बैठी रही और सलमान अकबर राजा भी कुछ देर उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तो जब वो नहीं जा रही थी तो पुलिस ने यकीन दहानी उनको कराई कि जो आपकी मुलाकात पेंडिंग है वो हम जुमेरात को करा देंगे। इस यकीन दहानी के बाद वो कल वापस चली गई और उन्होंने हमें बताया
है कि हम एतमाद ही कर सकते हैं, एतबार ही कर सकते हैं। अब देखना ही है कि कल उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन मजमूई तौर पर मुलाकातों का जो सिलसिला है इसमें रुकावटें हैं और कुछ लोगों को इजाजत दी जाती है, कुछ लोगों को नहीं दी जाती है। ये एक मसला तो दरपेश है। बहुत शुक्रिया, शबीर डार तफसीलात बता रहे थे। इसके अलावा इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन मुल्की मफाद की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हर वक्त तैयार है। मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब भी PTI के हवाले से तयशुदा पॉलिसी में तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कलाबी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जो मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को कमज़ोर करता है वो दुश्मन का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तार साहब मौजूद। तार साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। तार साहब सबसे पहले पॉलिटिकल मामले में आप लोगों के साथ जब गिरफ्तारियां हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में आपके रहनुमाओं की बहरहाल मुलाकातें हुआ करती थी, मरीम नवाज से मुलाकातें रहनुमाओं की हुआ करती थी। अब बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, कल भी नहीं मिलने दिया गया, वो बाहर बैठी रही। अलीमा खान साहिबा 20 मार्च से नहीं मिली हैं, अब उन्हें यकीन दहानी कराई जा रही है कि कल आ जाएं, मुलाकात हो जाएगी, होगी नहीं होगी। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको मजीद हवा देने के लिए इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहनों के जरिए बाहर ना पहुंचाने के लिए हुकूमत ये सब कर रही है। मेरा तो ख्याल है ये पॉलिटिकल स्टंट है और इतनी मुलाकातें मेरा ख्याल है किसी सियासी रहनुमा की पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जितनी इनकी हो रही हैं। और एक वक्त था कि फ्रेंड्स अलग, फैमिली अलग, लॉयर्स अलग, पॉलिटिकल लीडर्स अलग, इनकी हफ्ते में 4-4 मुलाकातें भी हो रही थी और अभी भी इनके पार्टी के रहनुमा इनको मिलते हैं। और जो जेल मैनुअल के मुताबिक इजाज़त है जितनी मुलाकातों की उससे बढ़ के हो रही हैं, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स भी इनके पास हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस तरह का आंसर है कि जी कोई उनको डिप्राइव किया जा रहा है किसी राइट का। और उनको जो सहूलियात भी मुयसर हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी और कैदी को, स्पेशली वो कि जो 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में कन्विक्टेड हो और एक बहुत बड़ा ये एक मेगा स्कैंडल था करप्शन का, तो मुझे तो लगता है कि कई दफ़ा वो कोई जेल में नहीं है, गालिबन किसी हॉलिडे के अंदर है। तो मतलब ये कैसा हॉलिडे जिसमें अपनी बहनों से 20 मार्च के बाद से नहीं मिल पाया, अलीमा खान साहिबा से नहीं मिल पाया, उनकी बहन बाहर खड़ी होती है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये कौन सा हॉलिडे है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे बच्चों से बात नहीं कराई जाती है, अदालत का हुक्म है फैमिली की मुलाकात का, उस पर नहीं अमल किया जाता है? जी देखिए, बात यह है कि बच्चों से उनकी फ़ोन पे बात हुई और उनके मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पार्टी के उनके वकला, अभी मैं बैरिस्टर गौहर को सुन रहा था, वो भी परसों मिल के आए हैं। तो इतनी मुलाकातें जो मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये कोई पंचायत या डेरा तो है नहीं कि जहां पे आमदोरफ्त जारी रहेगी। अब वो जेल मैनुअल के मुताबिक जितनी मुलाकातों की इजाजत होती है किसी भी कैदी को, उतनी मुलाकातें ही मुमकिन है। उससे बढ़ के आप कैटेगरीज तो नहीं बना सकते कि क्योंकि एक प्रिविलेज प्रिजनर है और उनकी ख्वाहिश है कि वो ये डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों से मिले, तो वो करप्शन के केस में अंदर हैं। और जैसा मैंने कहा वो हॉलिडे पे है नहीं कि वो रोज की डिक्टेट करें कि जी फलां बंदे को मिला दें, फलां को मिला दें। तो जितनी मुलाकातों की इजाजत है यानी गिवन वीक वो वकला को भी मिलते हैं। मगर मिलने की ख्वाहिश कि किससे वो मिलना चाहते हैं, ये इख्तियार कैदी के पास होगा या हुकूमत के पास होगा कि गौहर खान साहब को जाने देंगे, सलमान अकबर राजा साहब को नहीं जाने देंगे, फैमिली में किस बहन को जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे? देखिए, पार्टी भी डिवीजन का शिकार है ना। अब एक अलीमा ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप है। अब हुज टू से कि किसकी मुलाकात कौन रोक रहा है। अब जुनैद अकबर खान का अलग ग्रुप है, अली मीन गंडापुर का अलग ग्रुप है, शेर अब्दुल मरवत का अलग ग्रुप है। और ये जो 8-10 फैक्शंस हैं, ये अपना हाउस भी तो ऑर्डर करे ना, समझ आए कि कौन जो है वो इंचार्ज है, कौन नहीं है। एक अजीब कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा है और पार्टी तकसीम है 8-10 धड़ों के अंदर। तो अब ऑब्वियसली जब विश लिस्ट आती है, अब 15 लोगों की लिस्ट है, तो उसके मुताबिक थोड़ों सौ की इजाजत मिल सकती है। या तो स्पेसिफाई कर दिया करें कि ये प्रायोरिटी है,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा कौमी इशू है नहीं। मतलब मैं जो आप कह रहे हैं हाउस इन ऑर्डर करें, हाउस में डिसऑर्डर हुकूमत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पैदा कर रही है कि सलमान अकरम राजा एक बात कहें, एक कमेटी बनाए, मगर फिर उनका अगर बैरिस्टर गौहर से किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए कि वो क्यों गए थे, तो अगली दफ़ा भी बैरिस्टर गौहर को ही जाने दिया जाए, सलमान अकरम राजा को ना जाने दिया जाए। अलीमा खान साहबा के बारे में तासुर है कि वो आके सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करती हैं तो उन्हें ना मिलने दिया जाए। तो जो हाउस में ऑर्डर नहीं आ पा रहा है बल्कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है, उसमें हुकूमत किरदार अदा कर रही है। नहीं, देखिए आप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास इतना टाइम है। हम तो इकोनॉमीज के इशू में खुबे हुए हैं कि इकोनॉमी को बेहतर कैसे करना है। फिच की रेटिंग बेहतर हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इकोनॉमिक एक पॉजिटिविटी आई है। जो अभी फिच की रेटिंग में पॉजिटिव आउटलुक उन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमी की जो है वो मुस्तहकम है पोजीशन। तो मैं ये समझता हूँ हमारे पास और बड़े इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी से लेके तो इकोनॉमी तक। ये हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम देखें कि हमने पीटीआई को कैसे डिवाइड करना है। ये आपस में लड़ने के लिए खुद ही काफी है कि एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, बयानात दागते रहते हैं, कमेटियों में एक दूसरे को लेट डाउन करते रहते हैं। अगर ये यूनाइटेड होते तो ये नौबत ही ना आती आज। वैसे फिर अगर आप ये कह रहे हैं हमारा ये मसला नहीं है, तो क्या फिर एस्टैब्लिशमेंट का ये मसला है? उनका फोकस है इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कैंपेन होती है उसकी तकलीफ होती है, इमरान खान साहब जो है उन तक फिर इसलिए रीच को महदूद रखना, मनपसंद लोगों को जाने देना, जो कि पार्टी के अंदर से इल्जाम लगा है। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि देखिए मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी एनर्जी इस इशू के ऊपर लगाएं जहां पे वो आपस में लड़े हुए हैं। बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, जुनैद अकबर ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप, अली अमीन गंडापुर ग्रुप, गौहर ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप। तो ये तो उनके अपने मसाइल हैं पार्टी के, ना एस्टैब्लिशमेंट के पास और ना ही हुकूमत के पास इतना टाइम है। अपने अपने काम है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना काम है, हुकूमत का अपना काम है, इकोनॉमी है, बाकी मसाइल हैं, मुल्क को बेहतर करना है। एक साल में एक फिनोमिनल रिकवरी हुई है, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, उस पर हमारा फोकस है। ये आपस में जो लड़े हुए हैं इसमें हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। वैसे अगर ऐसा नहीं है और फोकस नहीं है तो फिर ये कैसे होता है कि अमेरिका से एक बिजनेसमैन का या डॉक्टर्स का जो कि तहरीक इंसाफ के हामी है ग्रुप आता है, वो पाकिस्तान में DGI से मुलाकात कर लेता है। यहाँ तक खबर आती है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई गई थी। ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ खुद ही अब उनके खिलाफ कैंपेन करना शुरू हो जाती है और उनके हामी यूट्यूबर्स, वो कैसे हो जाती है मुलाकात? देखिए जब सरदार अयाज सादिक साहब से इनकी मुलाकात हुई तो सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया बानी चेयरमैन PTI का, ना उसमें कोई दिलचस्पी रखते हैं। तो देखिए मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन रिलेशंस बड़े क्लियर हैं। मतलब ये मैं अमेरिकी वफ्द की नहीं बात कर रहा हूं, जो तहरीक इंसाफ के हामी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन आए थे और DGI से मुलाकात की थी, उनका सवाल कर रहा हूं। देखिए मैं ये समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा एक कभी कन्वेंशन भी हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं बड़ी तादाद में वो तशरीफ लाए यहाँ पे और उन्होंने आके अपनी अपनी बात भी रखी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक मकाम है पाकिस्तान के अंदर, अभी आपने कन्वेंशन देखा, आज आपने चीफ ऑफिस साहब की भी तकरीर सुनी। तो देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं मुल्क के अंदर और वो मुख्तलिफ मुलाकातें जरूर करते हैं और बिल्कुल उनको एक प्रिविलेज हासिल है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनका एक स्पेशल मकाम है। इतने रेमिटेंसेज उन्होंने भिजवाए, $4.1 अरब के रेमिटेंसेज मार्च के अंदर आए हैं, विच इज द रिकॉर्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। सब तो आर्मी चीफ ने भी, क्योंकि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ का भी उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, तो क्या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर सोशल मीडिया को कर्टेल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिपोर्ट हुई ऐसी बातें, उनसे ये कहा गया, तो फिर कम से कम बातचीत इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? मेरा तो ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने वो स्पीच सुनी और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से मैसेज लाउड एंड क्लियर था। आर्मी चीफ ने जहां टेररिस्ट को एक वाज़ेह पैगाम दिया है और कौम को एक हौसला और होप दी है कि पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स, कश्मीर के इशू पे बात की है और एक ट्रू सोल्जर और ट्रू पाकिस्तानी की तरह बात की है, तो जहां पे पाकिस्तान के दुश्मनों का जिक्र किया है वहां मैं समझता हूं कि आज 9 मई के हवाले से भी वो एक क्लैरिटी आ गई है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये अगर सोशल मीडिया को बेहतर कर लें या कोई उस पर ये बैक ट्रैक कर जाएं तो कोई गुंजाइश है। देखिए इनकी पॉलिसी ही ये है कि जाती मफाद को कौमी मफाद के ऊपर तरजीह दो, गालम गलोच की सियासत करो, सोशल मीडिया पे फॉल्स प्रोपेगेंडा करो, फेक न्यूज़ फैलाओ, सोशल मीडिया पे सनसनी क्रिएट करो, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए जो है ब्लॉग्स भी करवाएं और आर्टिकल्स भी लिखवाओ और पॉडकास्ट भी करो और वीडियोस भी बनवाओ। तो ये तो मेरा ख्याल अब इनके हाथ में भी नहीं है। इनके जो हामी हैं वो जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, क्या वो बात आ सकते हैं इस चीज़ से
क्या कभी वो कौमी इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को अपने जाती इंटरेस्ट पे तरजीह दे सकते हैं? उनका वतीरा बन गया है कि वो मुल्क को, फौज को, हुकूमत को जो है वो बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं। और देखिए बड़ी पॉजिटिविटी आई है, जो सीरियस माइंडेड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं, रेमिटेंसेस के हवाले से, लो इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, लो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स मुल्क के अंदर बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये करते रहे तनकीद, बट हम समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट हो जाएंगे, बिकॉज इनकी सारी जो फोकस है वो मुल्क के खिलाफ है। और आप देखेंगे, बस मैं अगले इशू पर जाने से पहले मुआशी स्टेबिलिटी के हवाले से तो ज़ाहिर रिपोर्ट्स आ रही है, मगर इस वक्त हुकूमत का आपका जो इस वक्त इत्मीनान है वो इस बात पर कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, या इस बात पर कि तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं और वो कोशिश करके भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ताल्लुक नहीं कायम कर पा रहे हैं, उनका सोशल मीडिया उनके लिए एक लायबिलिटी बन गया है, जिस किस्म की कैंपेन चलाई जाती है, इत्मीनान है हुकूमत को ये कि उनके मामला ठीक नहीं हो रहे? नहीं, देखिए बात ये, हम ये समझते हैं कि एक टीम वर्क होता है जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी और आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, और एक अच्छा टीम वर्क हुआ है जिसके नतीजे में इकॉनमी भी रिकवर की है, बाकी इश्यूज को भी टैकल किया जा रहा है। तो ये एक सीरियसनेस है, एक फोकस्ड अप्रोच है, मुल्क को ठीक करना, उसकी सिमत को ठीक करना, और इकॉनमी के हवाले से एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना। जिस तरह वजीर आजम ने वो जो विंडफॉल टैक्स है बैंक्स का, स्टे ऑर्डर वेकेट करवाए, 34.5 अरब रुपया सरकारी खजाने में आए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप था, कभी तारीख में नहीं लिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जिसके नतीजे में इकॉनमी को हम फिक्स कर रहे हैं, जो 4 साल में पीटीआई की हुकूमत नहीं कर सकी थी, और डिफॉल्ट के दहाने पे ला के मुल्क को, उसके बाद आईएमएफ को लेटर लिख रहे थे, आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर किया मुल्क को, और उसके बाद कहा कि आईएमएफ जो है वो मुल्क की मदद ना करें। तो देखिए, ये जब आपकी ऐसी अप्रोच होगी कि आप नॉन सीरियस अपनी पॉलिसी रखेंगे, मजे का खेज रखेंगे, सीरियस नहीं होगी, और मुल्क की पॉलिसी जो है कभी नारा लगा देंगे हम कोई गुलाम है, कभी कहेंगे हमारे से बातचीत करो। तो देखिए, इनकी जो अप्रोच है ना, उसमें फोकस है ना सीरियसनेस है, और एक बिल्कुल जिस तरह एक रेटरिक होता है, और वो भी कभी नॉर्थ है कभी साउथ है, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो फिर इनसे कौन इनके साथ काम कर सकता है? कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी मुल्क के हवाले से एक भी पॉलिसी ठीक थी, या अभी कोई तरीके ये जो आपने कहा कि कौन इनके साथ काम कर सकता है, ये जो एहसास है हुकूमत में कि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ काम नहीं करने को तैयार या मामला चलाने को तैयार, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा हो रहा है कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, चाहे कैनाल्स का मसला हो, नहरों का मसला हो, उसमें भी वो मुसलसल बार बार मोतरिज़ हैं, मगर वफाकी हुकूमत जो है उस मामले को पर उन्हें मुतमईन नहीं करती नजर आ रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बात ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ काम करने को या ना करने को तैयार है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मुल्क में मौजूद है, और उस इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की जो टीम वर्क है SIFC के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो एक पॉलिसी बेस्ड एक टीम वर्क है, वो चलता रहेगा। इनका मुझे समझ नहीं आ रही कि इनसे बातचीत का मामला है क्या, ये बातचीत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, किस इशू पे करना चाहते हैं, और इनका मकसद क्या है, ये खुद क्लियर नहीं है। इनके डिफरेंट फैक्शंस डिफरेंट बातें करते हैं, इनका लीडर कभी एक बात करता है, कभी दूसरी करता है, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी अप्रोच में। तो मैं समझता हूं कि ये इशू रेलेवेंट ही नहीं है इस हवाले से। वैसे मगर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस तरफ भी देखा जा रहा है कि पीटीआई में इतने इख्तलाफात हों, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हो तो रिप्लेसमेंट मिल जाए, या फिर पीपल्स पार्टी को आपको लगता है कि वो जाएंगे ही नहीं कहीं, उन्हें मैनेज करने के लिए इदारे मौजूद हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं है, और नहरों का मसला भी क्योंकि इदारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, तो वो कोई इशू नहीं है? हम सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको डार साहब हेड करते हैं, और बड़ा एहतराम है बिलावल साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, और हमारी उनसे रोजमर्रा के मामला पे बातचीत होती है। अभी सेशन हुआ, हमारी फिर एक उनसे मीटिंग हुई, हम बजट के हवाले से उनको एंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर उनको एंगेज कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं, उनसे तमाम इशूज के ऊपर एक पॉलिटिकल डायलॉग जारी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो एक अच्छे एलाय हैं इस वक्त, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी ऑक्यूपाई की हैं, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छा है, तो हम बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में बड़े संजीदा हैं, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ऑलरेडी कमेटीज दोनों साइडों में मौजूद हैं, इसको पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और एक पॉलिटिकल कंसेंसस करेंगे, फाम और तफहीम से एमिकेबली इन मामलात को हल करेंगे। सब अब मसला एक और जिस पर आपने ज़ाहिर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोजीशन भी ली कि ये बहुत अहम है कि बलूचिस्तान के लिए जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ाकर उस पर खर्च की जाए, जो वज़ीर आज़म ने कल फैसला किया था। नाउ
पहले 60 से 70 की गई, अब 70 रुपए से 78 रुपए कर दी गई है। और क्या बलूचिस्तान का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं? असल में IMF से ये कमिटमेंट है कि जी क्योंकि हमें 750 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू में शुरू के 9 माह में, तो हमें अगर पेट्रोलियम प्राइसेस हम कम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो यहां से पूरा करें। नाम बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के किसी शहरी पर, किसी कंज्यूमर पर कोई एडिशनल बर्डन नहीं पड़ा, कोई इजाफी कीमत नहीं है पेट्रोल की। पेट्रोल उसी कीमत पे बरकरार है जो पहले था। हमारे आने के बाद 40 रुपए पेट्रोल में कमी आई है। लास्ट टाइम जो रिलीफ था वो रिटेन किया गया, बिजली की कीमतों में उसको एडजस्ट किया गया। इस दफा जो रिलीफ था उसको रिटेन किया गया। बलूचिस्तान देखिए, पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल, सड़कें मौजूद हैं। हम समझते थे कि चमन, कोयटा, कलात, खुजदार, कराची ये खूनी शाहराह है। 2000 से ज्यादा अमवात इस पर हुई हैं। एक मेन आर्टरी है। बलूचिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है गैस की सूरत में, नेचुरल रिसोर्सेज की सूरत में। सुई गैस पूरे मुल्क में जाती रही है। तो अगर अब बलूचिस्तान को एक अहम शहरा दे दी जाएगी इन सेविंग से और कच्ची कनाल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर बलूचिस्तान। और मगर इसके लिए आपको पेट्रोलियम लेवी की जरूरत क्यों पड़ेगी पहले से? ये क्योंकि मंसूबा जो है ये 2023 का है, फिर फंड्स की बहुत शॉर्टेज हो गई। मगर इस फंड की शॉर्टेज के दौरान आपने मुख्तलिफ फोरम से अभी पिछले दिनों लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे अप्रूव किया। इसके अलावा बाकायदा एहसान इकबाल साहब ने बताया कि लाहौर रिंग रोड से लेकर रायवंड कसूर रोड इंटरचेंज तक 18.5 किलोमीटर पर तो काम तक शुरू हो गया। PSDP से आप ये सारे काम कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए का PSDP है। तरजीही बुनियादों पर बलूचिस्तान में ये डेवलपमेंट कर देते, इस खूनी सड़क को बना देते, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? इस भावल नगर मोटरवे की आप बात करें, अभी उसकी भी कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। उसकी अप्रूवल हुई है, अभी फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई। मगर लाहौर रिंग रोड से रायवंड कसूर रोड इंटरचेंज पर तो काम हो गया ना। उसके लिए तो 18.5 किलोमीटर के लिए हो गया ना, तो वहां है और वो भी वफाक कर रहा है। उसकी भी मिनिमल फंडिंग मौजूद है। देखिए, अभी हम बाहर के 1-2 दौरों पे भी हमने 2 मोटरवेज की बात की कि वहां से फंडिंग आ जाए। और यही वजह है कि बलूचिस्तान को अहमियत देते हुए हमने समझा कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग है, इसको वहां डाइवर्ट कर दिया जाए। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को दूर करना है, उनके जख्मों पे मरहम रखनी है। तो हम समझते हैं कि अवाम पर कोई एडिशनल बर्डन डाले बगैर, कोई प्राइस बढ़ाए बगैर अगर एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग मौजूद है और बलूचिस्तान को हम ये कर जाते हैं, तो ये बलूचिस्तान के लिए कौमी खिदमत है। और बलूचिस्तान ये डिजर्व करता है कि कौम जो है वो बलूचिस्तान के लिए ये करे। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप था और इसमें किसी को कोई बोझ नहीं डाला जा रहा और बलूचिस्तान का फायदा होगा तो ये पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। मगर इसमें मसला है कि 1100 अरब रुपए का आपके पास PSDP है। अब ये जाएगा तो PDL की मद में, PDL की मद में जाएगा, ना कि PSDP की मद में जाएगा। और अगर कल को ऑयल प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा, तो आप इस PDL को बरकरार रखेंगे और फिर कीमतें बढ़ा देंगे और आवाम पे मजीद बोझ डाल देंगे? क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम है कभी ज्यादा है। ये सेविंग की गई है क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान में तिजारती कॉरिडोर बढ़ेंगे, लोगों की जिंदगी का म्यार बेहतर होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो पाकिस्तान की लाइफलाइन है मिनरल्स को लेके, गवादर पोर्ट को लेके पूरा सूबा जो है वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये एक विजनरी स्टेप है, लॉन्ग टर्म स्टेप है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा सोच समझ के ये स्टेप लिया है। वैसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कल को अगर, क्योंकि आपने कहा कि हमने आवाम पे कोई बोझ नहीं डाला, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई और वो हम बलूचिस्तान के लिए, अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई, जो आप खुद कह रहे हैं फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आप फिर ये PDL कम करेंगे या आवाम पर बोझ डालेंगे? क्या करेंगे? इसका फैसला तब ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो मशावरत के साथ करेगी। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। अभी फिलहाल यही है कि हमने कोई एडिशनल बर्डन किसी पे नहीं डाला और बलूचिस्तान का भला किया है इस स्टेप के जरिए। मगर क्योंकि जो प्रायोरिटीज हैं उस पर हुकूमत पे बार बार तनकीद हुई है। अभी पिछले दिनों जब लाहौर साहिवाल भावलपुर मोटरवे की अप्रूव करने की बात हुई, जिस पर जो है वो 436 अरब रुपए खर्चा आएगा, तो उसी इजलास में इतनी के इजाज़त सईद गनी साहब ने कहा कि भाई आपने पहले बनाना था सखर हैदराबाद मोटरवे। मियां नवाज शरीफ साहब जब 2013 में हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि अब जो मोटरवे का आगाज़ होगा वो कराची से होगा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा अब से 2 साल पहले, जब वो पहले हुकूमत में आए 2022 में, कि हम पहले ये मोटरवे बनाएंगे। मगर आप पंजाब में ही मोटरवेज का जाल बिछाने पर आपकी ज्यादा तवज्जो है। दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी जो बाहर के दौरे हुए हैं उसमें बड़ी सीरियस जो है वो पिच की गई है फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स M6 की, M9 की, और सखर मोटरवेज में शामिल है। तो हो सकता है आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म कौम को खुशखबरी दे सखर मोटरवे के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट इसको बनाएगी। जो आप भावल नगर वाली मोटरवे की बात कर रहे हैं, अभी उसकी सिर्फ मंजूरी हुई है, फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई। उसके जब फंड अवेलेबल होंगे वो भी होगी। मगर अभी 1-2 बाहर के दौरों पे बड़ा कीन इंटरेस्ट 1-2 ममालिक ने शो किया है
सखर मोटरवे के अंदर, और हमारी कोशिश है कि इसको फाइनलाइज करके सखर मोटरवे को तरजीही बुनियादों पर बनाया जाए। मतलब अगर क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 2016 में कहा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने 2022 में कहा और तरजीही बुनियादों पर ही कहा, तो इस दफा भी जो तरजीह है वो वैसी है जैसे पहले थी, क्योंकि सिंध में तो मोटरवे का वो नेटवर्क नहीं है जिस तरह पंजाब में आप फैला रहे हैं। थोड़ा सा अनफेयर इसलिए है कि लाहौर से कराची मोटरवे बन चुकी है, सखर वाला सेक्शन इनकम्प्लीट था, उस पर पूरा फोकस है। मगर अगर आप देखें हमारा PMLN का ट्रैक रिकॉर्ड, मियां नवाज शरीफ ने लाहौर इस्लामाबाद M2 साउथ एशिया की पहली मोटरवे थी, उसके बाद KPK के अंदर हजारा मोटरवे, आप बाकी M1 देखें पेशावर तक जाती है, मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी। पूरे मुल्क में जो मोटरवे का जाल है, चाहे वो KP हो सिंध हो, हमारे बहुत से MNAs कराची से मोटरवे पे, अभी मेरे एक कॉलीग हैं वो अभी कराची से मोटरवे पे इस्लामाबाद आए हैं। मतलब आप सखर से प्रॉपर मोटरवे है पंजाब तक, कराची से हैदराबाद का जो हाईवे हुआ करता था उसको मोटरवे कह जरूर दिया गया। 18 अरब रुपए उस पर खर्चा आया था गालिबन। जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे उसकी रीकारपेटिंग पर कोई 23 अरब रुपए खर्चा आ गया था। अब आप उसको मोटरवे कह लें मगर मोटरवे वाली हालत है नहीं उसकी। मैं यही कह रहा हूं कि लाहौर कराची मोटरवे के तमाम सेक्शन कंप्लीट है, सखर वाला सेक्शन पे पूरा फोकस है। और तकरीबन अगर इसको आप पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली देखें, क्योंकि मैं उन बैरूनी दौरों का हिस्सा था जिसमें हम बाहर के मुल्कों में गए हैं और इसकी फिजिबिलिटी को पिच किया है, तो हो सकता है कि ये बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाए। इसकी फिजिबिलिटी पे काफी आगे तक डिस्कशन हो चुकी, कुछ डिटेल्स आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएंगी। मगर कहने का मकसद ये है कि ये प्रायोरिटी पे ना सिर्फ है बल्कि इस पे काफी काम हो चुका। वी आर दिस क्लोज टू फाइनलाइजिंग द डिटेल्स। मतलब कब साहब इतना कह सकते हैं कि सबसे पहले अब सखर और हैदराबाद मोटरवे बनेगी बजाय इसके कि कोई और मोटरवे पे काम शुरू हो जाए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और इसमें बड़ी मेहनत हुई है। इस पे अलीम खान साहब ने, साहबदार साहब ने दौरे भी किए और अब बस इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में इस पे खुशखबरी कौम को सुनाएंगे। मतलब एक आखिरी शू, बहुत ज़्यादा जो कुछ चेन्स हैं फास्ट फूड वगैरह की, उन पर हमले हो रहे हैं। शेखुपुरा में रिपोर्ट हुआ कि एक जो वर्कर था वहाँ वो मारा गया। इस हवाले से हुकूमत कोई इकदाम करेगी, बाकायदा तौर पर कोई लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया है। और देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कंपनी मौजूद है, पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं सकता, पाकिस्तान इजरायली प्रोडक्ट्स ना इंपोर्ट कर सकता है ना उसकी इजाजत है। और कुछ निजी कंपनीज का, एक निजी कंपनी है जिस पे हमला हुआ, उसका ग्लोबल का CEO समी उसका नाम है, IBA का ग्रेजुएट है, पाकिस्तानी मुसलमान है। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसमें बिल्कुल लॉ इन्फोर्स हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। मतलब और मजीद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ बात होगी कि जत्थों को इस तरीके से इजाजत नहीं दी जाएगी कानून हाथ में लेने के लिए। पे पूरी लॉ एनफोर्समेंट हो रही है, एक्शन भी दिया जा रहा है, उसकी कतई इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कोई इजरायली लॉबी के साथ और कोई चीज साबितशुदा नहीं है, उसको इस तरह हमले का निशाना बनाया जाए रेटरिक के ऊपर बगैर सबूत के, जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं समझता हूँ कि इस पे बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट पूरी हो भी रही है और होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद थे। तफसील मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर की तफसीलात आपके सामने रखी। 26वें आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया में तैनातियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जजेस के नामों पर गौर करने के लिए चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया है और जुडिशल कमीशन के अरकान से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला, फिर उन्हीं 3 जजेस में से कायम मकाम चीफ जस्टिस का तकर्रुर और नई सीनियरिटी लिस्ट का मामला मुसलसल तनाज़े का सबब बना हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं उस वक्त से दीगर जजेस के साथ उनके तनाज़ात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ बेंचेस के दरमियान केसेस की मुंतकली एक बड़ा मसला बनी हुई है। खुद हाई कोर्ट के जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले और नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है। जजेस के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बार और कराची और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें से
इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी बार ने एलामिया में कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की मजलिस आमला ने गुज़िश्ता रोज़ केस से दस्तबरदारी का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। ये केस जजेस की सीनियरिटी से मुताल्लिक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। ये आईनी मामला है और इसे हल भी आईनी इदारों को करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस केस में मुतासरा फरीक नहीं है। साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने मजलिस आमला की इजाज़त के बगैर आईनी दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा आज इस केस में वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता है। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासिर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तैनात किए, 3 असामियाँ छोड़ दी। जजेस के तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद है, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। जजेस के तबादले में मुतल्लिका जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असल में बाइख्तियार हैं, लिहाजा ये दरख्वास्तें खारिज की जाएँ। इस केस की समाअत 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने हुई थी और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल के आगाज में कहा था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जजेस के मामले को आर्टिकल 175 के साथ देखना चाहिए। मैं जजेस ट्रांसफर, फेडरलिज्म और इंतजामी कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल दूंगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुआ, बेहतर है कि दलाइल का आगाज भी यहीं से करें। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। जिस जज ने ट्रांसफर होना होता है उसकी रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होता है उसके चीफ जस्टिस से रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट में आना होता है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी ली जाती है। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर मुमलिकत ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आपको एतराज़ ट्रांसफर पर है या फिर सीनियरिटी पर है? इस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हमारा एतराज़ दोनों पर है। इस मरहले पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। मुनीर मलिक ने कहा कि जज का ट्रांसफर आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन में इजाफी मराहत का भी कहीं जिक्र नहीं किया है। वो अल्फाज जो आइन का हिस्सा नहीं है वो अदालती फैसले के जरिए आइन में शामिल नहीं कर सकते। आप नए अल्फाज आइन में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात कर दी गई। इस फैसले पर शदीद तनकीद हुई जिसे नज़रसानी में तब्दील किया गया। इसके बाद वकील मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत जजेस के ट्रांसफ़र के अमल का रिकॉर्ड भी मंगवा ले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल किया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को सिविल अदालत बनाना चाह रहे हैं? ट्रांसफ़र के नोटिफिकेशंस लगे हुए हैं, ये काफ़ी हैं। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि मैं ये देखने के लिए कह रहा हूँ कि प्रोसेस दुरुस्त तौर पर हुआ या नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल किया कि अगर प्रोसेस दुरुस्त हुआ तो क्या आप अपनी ये पटिशन वापस ले लेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? जिसे नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है, क्या एक्ट में जजेस का तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है। एक्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जब जजेस की आसामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज तैनात क्यों नहीं किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि जज कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहा है? इस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि हल्फ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाते वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है, जिसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी हमारी उस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है कि अगर दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी और ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को काम से रोकने की सदा भी मुस्तरद कर दी। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो,
जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन समेत अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी। आईनी बेंच ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत 7 आइनी पटिशन्स हमारे सामने हैं जो 1 फरवरी 2025 को सदर पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन पर सवाल उठा रही हैं। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने यक ज़बान होकर यह फैसला करने का मुतालबा किया है कि मज़कूरा नोटिफिकेशन गैर आइनी है। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मौजूदा जजेस की जानिब से तबादले से पहले की उनकी असल सीनियरिटी को मुतासर करने के खिलाफ आइनी पटिशन दायर की गई है, इसलिए उनकी पटिशन को लीडिंग पटिशन समझा जाएगा। इब्तिदाई दलाइल में मुनीर मलिक ने लीडिंग पटिशनर्स की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि अगरचे आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले का वाज़ेह इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि सदर के इस तरह के इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए कुछ माकूल वजूहात होनी चाहिए और ऐसे सवाबदीदी इख्तियारात को इंसाफ के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि गैर शफाफ तरीके से बगैर किसी वजह के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने आइन के आर्टिकल 194 का हवाला देते हुए मजीद कहा कि तबादले की सूरत में जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने दफातर संभालने से पहले नए सिरे से हल्फ लेने की ज़रूरत है। नए ओहदे के हल्फ की इस अहम ज़रूरत का इस मामले में फुकदान है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियरिटी के मामले को हल करने के लिए हाई कोर्ट के 5 जजेस ने हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन जमा कराई थी, जिसे मुनासिब गौर किए बगैर 8 फरवरी 2025 के इंतजामी हुक्मनामे के जरिए मुस्तरद कर दिया गया था। लिहाजा इसके नतीजे में मुरत्तिब की गई सीनियरिटी लिस्ट को भी कलअदम करार दिया जाए और सीनियरिटी लिस्ट को बहाल रखा जाए। दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रांसफर लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर के नोटिफिकेशन में ट्रांसफर की मुद्दत बतानी चाहिए। तबादले के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से फराइज सर अंजाम देने वाले जजेस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए और तबादले की बुनियाद पर हाल ही में शामिल होने वाले जजेस सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होने चाहिए। जब वो अपनी असल हाई कोर्ट में दोबारा ओहदा संभालेंगे तो उनकी अपनी हाई कोर्ट में असल सीनियरिटी बहाल हो जाएगी। इसके बाद मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में मजीद लिखा कि दफ्तर ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात उठाए हैं जिनसे मुताल्लिक अगली तारीख पर समाअत की जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।